हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो है उसको चेकआउट कर लिया होगा। उसमें हमने स्टार्ट किया था 10th सीबीएसई हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। वो आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमने खलीफत इशू या वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो भी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, और उस प्रॉब्लम्स में हमने किस तरह से एक कॉमननेस ढूंढी, और वो कॉमननेस को हमने हमारे स्ट्रगल का यानी हमारे अंदर जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंगर था उसको अपना हथियार बना लिया। उसी के बाद आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं कि किस तरह से सत्याग्रह का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होता है और किस तरह से होता है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इससे इसके पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के अंदर गांधी जी का अराइवल कब होता है। तो इंडिया के अंदर गांधी जी कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अराइवल होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, इसी दिवस को, इसी डेट को हम हर साल एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया किस तरह से होता है, सत्याग्रह क्या होता है, और यही सत्याग्रह के जो कंसेप्ट था, सीधी सी बात है, हम सबको बताइए हमको किसने दिया था? हमारे गांधी जी ने हमको ये कंसेप्ट दिया था, और इसी सत्याग्रह को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कौन कौन से ऐसे मूवमेंट जो है वो लेड किए थे। सत्याग्रह इज अ प्योर फोर्स। सत्याग्रह क्या होता है? एक प्योर फोर्स होता है जिसमें हमको कोई भी तरह का वॉयलेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी हमको इसमें क्या परफॉर्म करना होता है, हमको अगर हम कोई भी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमको उसको वायलेंट नहीं बनाना है, नॉन वायलेंट के पास पाथ पे हमको वो प्रोटेस्ट को लेड करना है और उस चीज को अचीव भी करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको हथियार बनाते हैं अपना? हम सिर्फ और सिर्फ हमारी सच्चाई को ही हम इसमें अपना हथियार मानते हैं। ठीक है, चलो सत्याग्रह पावर क्या होता है? ट्रुथ का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सत्याग्रह, दैट इज पावर ऑफ ट्रुथ। द कॉज मस्ट बी जस्ट, ट्रुथ अलोन विल अल्टीमेटली ट्रिम विदाउट फिजिकल फोर्स। ऐसा बोला जाता है सत्याग्रह के अंदर, जब सत्याग्रह किया जाता है तब ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे पास सच्चाई है तो हम कोई भी सत्याग्रह जो है वो आसानी से हम जीत सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सत्याग्रह के अंदर हमको और मेन पार्ट देखने को मिलता है नॉन वायलेंस का। और सत्याग्रही विंस थ्रू अपीलिंग टू अ कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर नॉट एग्रेशन। सत्याग्रही जो होते हैं वो जीत जाते हैं विदाउट एनी वायलेंस को परफॉर्म किए। सामने वाला जो पर्सन होगा जिसके अगेंस्ट हम सत्याग्रह कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन स्टिल हमको हारना नहीं है। हमको हमारे अंदर एंगर नहीं लाना है। हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? हमारे सत्याग्रह के ऊपर और नॉन वायलेंस के ऊपर ही हमको फोकस करना है। थर्ड होता है सोल फोर्स, नॉट पैसिव रेजिस्टेंट, इट्स जस्ट एन एक्टिव इंटेंस स्पिरिचुअल स्ट्रगल फॉर द जस्टिस। और ये सोल फोर्स क्या होता है? सोल फोर्स क्या होता है? ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी हम कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं पीसफुली कर रहे हैं, किसी को हमारी वजह से कुछ हार्म नहीं हो रहा है, और हम जो कर रहे हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा खुद का कोई फायदा, पर्सनल फायदा नहीं है। ठीक है, यानी पर्सनल प्रॉफिट इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। लास्ट होता है हमारा यूनिटी। गांधी जी बिलीव द धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस अक्रॉस द कम्युनिटी। गांधी जी ये मानते थे कि हमारा जो धर्म है, किसका? नॉन वायलेंस का, वो क्या कर सकता है? पूरे के पूरे सारे इंडियंस को एक साथ यूनाइट कर सकता है। चलो, और इसी सत्याग्रह को फोकस करते हुए यानी सत्याग्रह की मदद से ही गांधी जी जो है वो मेजरली इंडिया के अंदर
तीन जो मूवमेंट है वो लड़ते हैं। सबसे पहली मूवमेंट वो लड़ते हैं 1917 में, और सबसे पहली मूवमेंट होती क्या है उनकी, होता है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। कब होता है, 1917 में होता है। 1915 में जब गांधी जी इंडिया के अंदर आते हैं बेटा, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पूरे इंडिया के अंदर पहले ट्रैवल करते हैं। ठीक है, 2 साल तक वो ट्रैवल करते हैं और वो देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हो रही है जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो उसी चीजों को पहले वो एनालाइज करते हैं, और फिर 1917 में चंपारण नाम की जो जगह है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, जो प्रेजेंट टाइम पे बिहार में लोकेटेड है, ठीक है, वहां पे एक मूवमेंट को लेड किया जाता है। और चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, किसके द्वारा, बिहार के ही एक पर्सन हुआ करते थे राजकुमार शुक्ला जी, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण के अंदर, ताकि वो सत्याग्रह करें। अब ये सत्याग्रह था किसके खिलाफ, तो सीधी सी बात है, ये था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और क्यों लोग ब्रिटिशर्स के सामने ये चंपारण सत्याग्रह करना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि आपका अगर कोई लैंड है, ठीक है, तो उस लैंड के कुछ पार्ट पे आपको कंपलसरी इंडिगो का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इंडिगो क्यों वो प्रोड्यूस करवाना चाहते थे इंडियन फार्मर से, तो सीधी सी बात है, इंडिगो जो है, इंडियन इंडिगो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। इंडियन इंडिगो को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, कपड़े को डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी उसका जो ब्लू कलर है वो कपड़ों को रंगने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहले के टाइम पे वो कहीं और से इंडिगो लिया करते थे, लेकिन इंडियन इंडिगो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। एक बार इंडियन इंडिगो का कलर अगर उस पर लग जाए, कपड़ों पे लग जाए, तो वो फेड वगैरह नहीं होते थे। यानी इंडिया के जो इंडिगो था उसकी क्वालिटी बेस्ट हुआ करती थी, है ना। ये चीजें हुई, तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे, यानी जो यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्मर को फोर्स किया कि वो क्या करें, वो अपने लैंड के ऊपर इंडिगो को ग्रो करें। लेकिन जो फार्मर्स थे वो ये कर भी लेते एक टाइम के लिए, बट होता क्या था कि इंडिगो का प्रोडक्शन करने की वजह से कि जो लैंड की फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो जाती है, और उसके बाद आप उस लैंड के ऊपर जो आपकी बाकी सारे क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं कर सकते। इसी के लिए एक होता था तीन काठिया सिस्टम। क्या होता था, फार्मर्स को तीन काठिया सिस्टम को फॉलो करना होता था। यानी कोई भी लैंड होगा, कोई भी फार्मर का जो पूरा लैंड है, उसके 2/3 पार्ट पे उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब वो इंडिगो प्रोड्यूस भी करवाते थे, फोर्सेबली वो लोग करवाते थे इंडियन से इंडिगो का प्रोडक्शन। चलो ठीक है, फार्मर्स कर भी लेंगे, लेकिन स्टिल ये लोग इंडिगो का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा लो रखते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। ठीक है, और इसी को फोकस करते हुए, यानी ये तीन काठिया जो हमको सिस्टम देखने को मिला, इसी को अपोज करने के लिए गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया के अंदर स्टार्ट करते हैं। और ये किसका पार्ट था, ये हमारे था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट हुआ करता था ये। ओके, क्लियर, आपको ये समझ में आ गया कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, कब हुआ, किस तरह से किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। दूसरा था हमारा जो दूसरा सत्याग्रह, और ये ऐसा पहला सत्याग्रह रहा था जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का उपयोग किया था। यानी भूख हड़ताल का उपयोग गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार इसी सत्याग्रह के टाइम पे, या इसी मूवमेंट के टाइम पे किया गया। क्लियर, और वो था हमारा अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए जो प्रोटेस्ट था, वो गांधी जी ने यहाँ पे भी लेड किया। अब क्या हुआ, अहमदाबाद के अंदर हमको बहुत सारी मिल्स देखने को मिलती हैं, और इवन अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमको टेक्सटाइल्स की बहुत सारी मिल्स देखने को मिलेगी, और उस टाइम पे जो वर्कर्स थे वो इसमें एंगेज हुआ करते थे, नहीं काम किया करते थे। क्या होता है, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, यानी बहुत सारे लोग जो है वो प्लेग
और कोलेरा से सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम पे। और सीधी सी बात है, हमने ये भी देखा कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वॉर के एक्सपेंस को मीट करने के लिए सारा का सारा जो बर्डन है पैसों का वो इंडियंस के ऊपर डाल दिया। प्राइस जो हमको पहले देखने को मिलती थी उसकी डबल प्राइस कर दी मार्केट में सारे गुड्स की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जबरदस्ती रूरल एरियाज के जो लेबरर्स हैं, जो भी पर्सन हैं, उनको जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा है, टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो मिल वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे। क्यों डिप्रेस्ड थे? अब इनकम उतनी नहीं है, उससे ज्यादा एक्सपेंस अब करना पड़ रहा है। तो उनके पास एक्सपेंस होने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे, यानी इनकम में इंक्रीज चाहिए था। वो लोग क्या बोल रहे थे, यानी जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे वो क्या चाहते थे कि जो मिल ओनर्स है वो क्या करे, 50% जो उनका वेज है उसमें इंक्रीज कर दिया जाए। मान लो जैसे कि उन लोगों को 100 रुपीज मिल रहे थे उस टाइम पे, तो 100 का 50% यानी टोटल को कितने मिलने चाहिए, 150 रुपीज मिलने चाहिए। लेकिन और इसी को फोकस करते हुए, यानी ये जो डिमांड है 50% वेज इंक्रीज का डिमांड करते हुए, जो मील वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक यानी प्रोटेस्ट करने पे उतर आते हैं। प्रोटेस्ट तो आप सबको पता ही होगा, आपने अभी देखा होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, है ना? तो उसी तरह का वो लोग क्या करते हैं, अपना सारा काम वाम बंद कर लेते हैं जो मील वर्कर्स हैं, और फैक्ट्री के बाहर आके बैठ जाते हैं स्ट्राइक के ऊपर। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं। जब गांधी जी को इन सब के बारे में पता चलता है तो क्या होता है, तो गांधी जी यहाँ पे जाते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, जो मील वर्कर्स के जो ओनर्स थे, ठीक है, यानी जो इंडस्ट्रीज के मिल्स के ओनर्स हैं उनसे बात करते हैं। और सीधी सी बात है, अगर तुम एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हो तो तुमको प्राइस इनकम भी तो बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? वरना फिर लोग कैसे अपने एक्सपेंस को मीट कर पाएंगे, है ना? तो इसकी वजह से गांधी जी जो है वो आते हैं, ठीक है। आने के बाद ये सारी बातें, जो वर्कर्स की जो बातें हैं वो सुनी जाती हैं, जो मिल के ओनर्स हैं उनकी बातें उनकी तरह से, यानी गांधी जी की तरफ से पूरी बातें सारी सुनी जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर जो मिल वर्कर्स हैं वो अपनी प्राइस को, यानी इनकम को, जो मिल वर्कर्स की जो इनकम है, जो मिल के ओनर्स है वो बढ़ाने से मना कर देते हैं। ठीक है? फिर क्या होता है, फिर गांधी जी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, सीधी सी बात है। अब वो फिर मिल वर्कर्स का साथ देते हुए 3 दिन की हंगर स्ट्राइक करते हैं। और 3 दिन के बाद मिल वर्कर्स, गांधी जी और उसके अपोजिट यानी मिल ओनर्स के बीच में एक सेटलमेंट होता है, जिसमें ये बोला जाता है कि 50% नहीं, लेकिन हम 35% जो है वेज इंक्रीज हम कर देंगे। ठीक है? क्लियर? ये हमारा लास्ट में सेटलमेंट होता है, और यहीं पे जो गांधी जी की जो हंगर स्ट्राइक है वो होती है एंड। ओके? और ये याद रखना, अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो केस हुआ था, यानी ये जो 1918 में ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये सबसे, इसमें ही गांधी जी ने सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक करी थी। ठीक है? चलो इतना समझ में आ गया आपको बेटा। चलो एक और हमारा था, दैट इज हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। ये जो खेड़ा सत्याग्रह है या खेड़ा मूवमेंट जो है, वो भी हमको गुजरात के अंदर ही देखने को मिला था, और वो भी कब, वो हमको 1918 में देखने को मिला था। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, खेड़ा करके एक डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे जो हमको सत्याग्रह देखने को मिलता है, या जो प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, वो किसके खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। और क्या चीज को फोकस करके इस सत्याग्रह को किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो टैक्स है, जो फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उसको मेन लिस्ट में फोकस किया जा रहा था। अब क्या होता है, अब हमने लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो हमारा कुछ टाइम पीरियड था, दैट इज हमारा 1920 और 21 के बीच में, हमको क्या देखने को मिलता है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस टाइम पीरियड में जब क्रॉप फेलियर होता है, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर क्रॉप फेलियर हो जाएगा, प्रॉपर क्रॉप नहीं ग्रो हो पाएगा, तो फार्मर्स इनकम कहाँ से देंगे, टैक्स कहाँ से भरेंगे, जब उनके खुद के पास ही पैसे नहीं है। अब उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से मैम, ये भी आपको क्वेश्चन होगा। तो बेटा जब वो क्रॉप ग्रो करेंगे, क्रॉप अच्छी फसल होगी, अच्छा क्रॉप ग्रो करेगा, तभी वो मार्केट में सेल करेंगे और तभी उनको प्राइस मिलेगी।
और उसमें से ही वो टैक्स भरेंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, क्रॉप ही नहीं प्रॉपर ग्रो कर पाया, ड्रॉट जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिली। तो फिर भी ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि इन सारी चीजों से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, और वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ दैट इज, हमने जो टैक्स फिक्स करके रखा है वो आप हमको दे दो। अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं दे पाता था, यानी कोई फार्मर ऐसा है जो टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो उनको क्या किया जाएगा, तो उनका जो लैंड है वो कॉन्फेस्टिकेट कर दिया जाएगा। कॉन्फेस्टिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, तो उनका जो लैंड है उसको क्या कर दिया जाता था, उसको कैप्चर कर दिया जाता था। क्लियर, समझ में आया। ये सारी चीजें यानी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमको देखने को मिलती थी। इसी को अपोज करते हुए गांधी जी ने ये खेड़ा सत्याग्रह को लीड किया था। यहाँ पे इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह में हमको एक और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, दैट इज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनका हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब इसी चीज को फोकस करते हुए ये सत्याग्रह होता है, और इसमें भी हंगर स्ट्राइक करी जाती है गांधी जी के द्वारा, और बाद में लास्ट में जाके ये सत्याग्रह एंड हो जाता है कब, जब ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं, वो उनकी बात मान लेते हैं, गांधी जी की जो बात है वो मानी जाती है, और क्या बोला जाता है कि ये जो साल जिसमें हमको क्रॉप फेलियर देखने को मिला था, या कभी भी अब अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर पा रहे, तो उस ईयर का कोई भी टैक्स लिया जाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, दूसरी ये चीज बोलेगी कि जो भी फार्मर्स का टैक्स ना दे पाने की वजह से लैंड को जो कैप्चर किया हुआ है, कॉन्फेस्टिकेट किया हुआ है, तो वो लैंड को भी जो फार्मर्स हैं उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को ये तीनों की तीनों जो सत्याग्रह है, जो मूवमेंट है, वो समझ में आ चुके होंगे, और इसकी डेट याद रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा बेटा हमने जो खेड़ा सत्याग्रह देखा उसमें हमको एक दो और पर्सन देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी को असिस्ट करते हैं। कौन हो जाएंगे वो, एक हो जाएंगे मोहनलाल पांड्या, और दूसरे थे हमारे इंदुलाल याग्निक। ये दो पर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं, लोकल एक्टिविस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसमें वो लोग असिस्ट करते हैं गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये खेड़ा सत्याग्रह के बाद ही हमको जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको लोगों के द्वारा सरदार का टैग जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा हम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका हमको एक स्टेच्यू भी देखने को मिलेगा, जो हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो हमको गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का हमारा क्या है, टॉलेस्ट स्टेच्यू के रूप में भी हमको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का टॉलेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। अब होता क्या है बच्चों कि धीरे धीरे करके ये जो सत्याग्रह, जब लोग इसके बारे में सुनते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में प्रिंट किया जाता है, तो लोग जब इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, लोगों को जब धीरे धीरे करके अवेयरनेस आती है, तो हमने देखा कि ये जो चीजें हैं, ये जो सत्याग्रह है वो धीरे धीरे करके इंडिया के हर एक रीजन में हमको ये सत्याग्रह का कंसेप्ट यानी स्प्रेड देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने पास्ट में एक और चीज देखी थी, दैट इज 1905 में हमको जो बंगाल का डिवीजन है वो हमको देखने को मिला था। ठीक है, उस टाइम का बंगाल और आज के टाइम के बंगाल के नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर हमको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे, तो उस टाइम का बंगाल जो था वो हमारा आज के टाइम का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये पूरा मिलके हमारा बंगाल हुआ करता था। ठीक है, क्लियर। तो अब होता क्या है कि अब ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं, बंगाल को डिवाइड करने की बात करते हैं 1905 में, और ये जो कंसेप्ट है वो कौन देता है, लॉर्ड कर्जन जो होते हैं,
वो इस कंसेप्ट को यानी बंगाल को डिवाइड करने की बात करते हैं। ये हमको एक मेजर मूवमेंट देखने को मिला था। और जब लोगों के ये इसके बारे में पता चलता है तो लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो है वो एक दूसरे के हाथ में राखी बांधते हैं, ठीक है, अपनी ब्रदरहुड को शो करते हैं, अपनी यूनिटी को शो करते हैं। और इसको रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट यानी जो स्वदेशी गुड्स है, इंडिजिनियस गुड्स है, उसको एक्सेप्ट करने की बात करी जाती है। और बॉयकॉट किया जाता है हर एक यूरोपियन चीज को। ठीक है, क्या किया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है हर एक यूरोपियन चीज को। क्लियर। चलो, इसके बाद हमको एक और मेजर इवेंट देखने को मिलता है, दैट इज हमारा रोलेट एक्ट। और ये कब देखने को मिलता है, 1919 में हमको देखने को मिलेगा। पास जस्टिफाइड यूनाइटेड इंडियन ऑपरेशन। अब ये रोलेट एक्ट लाया कौन था, तो सीधी सी बात है बेटा, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। ये रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा था, सत्याग्रह को चलाया जा रहा था। इसी सत्याग्रह को रोकने के लिए जो है वो रोलेट एक्ट पास किया गया था। यानी ये रोलेट एक्ट में ये बोला गया था कि कोई भी सोशल गैदरिंग आप नहीं कर सकते, कोई भी तरह की गैदरिंग हमको देखने को पब्लिक जगह पे हमको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर हमको कोई भी लोग देखने को मिलते हैं या कोई भी 5 से ज्यादा एक लोग इकट्ठा होते हैं ग्रुप के अंदर एक ही जगह पे, तो उनको बिना किसी वारंट, बिना किसी रीजन के डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट गेव पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। और इससे रोलेट एक्ट ला के जो गवर्नमेंट है यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती थी, लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की या और भी ये जो सत्याग्रही की जो पावर है उसको कम करना चाहती थी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स। यानी लोगों को इस एक्ट के अंदर कम से कम 2 साल तक डिटेन करके भी रखा जा सकता है। यानी अगर आपको गवर्नमेंट अरेस्ट करती है सोशल गैदरिंग्स के अंदर, तो गवर्नमेंट बिना किसी रीजन के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी वायलेशन के 2 साल तक जेल की सजा दे सकती है। और इसीलिए गांधी जी ने इसको ब्लैक का नाम दिया था। ठीक है, और ये एक्ट के गांधी जी बिल्कुल अपोज करते थे। यानी ये एक्ट के बिल्कुल अपोज कौन था, गांधी जी थे। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसको नाम दिया था ब्लैक एक्ट। ठीक है, क्या नाम दिया था, ब्लैक एक्ट जो है इसको किसके द्वारा बोला गया था, गांधी जी के द्वारा इस एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला गया था। रिलीज, स्ट्राइक्स, शॉप्स, हर एक चीज को क्लोज कर दिया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये एक्ट लाया जाता है तो उस टाइम पे यानी जब एक सिख फेस्टिवल होता है, हमने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, सिख लोगों का फेस्टिवल होता है, उनका न्यू ईयर मनाया जाता है। ठीक है, एक जगह है जलियांवाला बाग जो अमृतसर के अंदर लोकेटेड है। वहां पे इस एक्ट को अपोज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग क्या करते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और वो दिन था कौन सा, बैसाखी का, जो क्या होता है, सिख लोगों का न्यू ईयर होता है। अब बैसाखी के दिन यही वाली लोकेशन पे जलियांवाला बाग के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वहां पे बैसाखी का फेयर भी लगा होता है, नहीं, मेला भी लगा होता है। जब ये बात आ, वहां उस टाइम के जो जनरल डायर थे उनको पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, वो जलियांवाला बाग के जितने भी एग्जिट है, ठीक है, उन सबको क्लोज कर देते हैं। सारे के सारे एग्जिट को क्लोज कर दिया जाता है और एक ही एग्जिट को ओपन रखा जाता है जहां से वो जलियांवाला बाग में एंटर कर रहे हैं। अब बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चीज के, कोई भी ना वार्निंग दी जाती है, ना कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं, जो जलियांवाला बाग में मौजूद हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये के खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बिना किसी वार्निंग के सीधे उन लोगों के ऊपर फायर कर दिया जाता है। और ये ओपन फायर होता है जिसमें 100 ऑफ लोग जो है वो मारे गए थे। ठीक है, और इसको हम मतलब इंडियंस लोगों ने सीधा इसी मूवमेंट को क्या बोला था कि ये एक टेरर अटैक माना जाएगा। ठीक है,
क्लियर। और जब ये लोगों को ये बात पता चलती है, यानी बहुत सारे पर्सन्स को जब इस चीज के बारे में पता चलता है, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा ऐसा भी बोला गया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी जो जस्टिस था ब्रिटिशर्स का, उस टाइम पे जो जस्टिस का हुआ करता था, जुडिशरी देखने को मिलती थी, उनके द्वारा एक कमीशन भी बनाया जाता है, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हंटर कमीशन के नाम से भी उस चीज को जाना जाता है, जिसमें इंक्वायरी करी जाएगी। ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके लिए इंक्वायरी भी करी जाती है। लेकिन इस इंक्वायरी में सीधा सा जो जनरल डायर है, उनको क्या बोला जाता है कि वो उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, और उस बेसिस पे उनको छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन सबको पता था कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत हुई थी, है ना। ओपन फायरिंग करी गई थी बिना किसी वार्निंग दिए। तो इसी वजह से इसके आंसर में जो हमने एक फेमस पोएट का नाम सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका हमने बहुत बार नाम सुना होगा। आपने इंग्लिश लिटरेचर में इनके इनके जो पोयम्स है, इनके जो नॉवेल्स है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। तो इन्होंने जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो इनके द्वारा क्या कर दी जाती है, वो रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा गांधी जी को भी जो बैच दिया गया था, ठीक है, वो भी उनके द्वारा, उनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो उनके द्वारा भी उसको रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है। किसके खिलाफ में, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, इसके अपोज में। ठीक है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इसके बाद क्या होता है, स्ट्राइक्स एंड क्लैशेस स्प्रेड ओवर पूरे नॉर्थ इंडिया में। अब ये जो है, मतलब ये जब बात पता चलती है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्राइक करने लगते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में। हमको ये चीज का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सत्याग्रही को फोर्स किया जाता है कि वो सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करे, ओपनली प्रोटेस्ट करे। विलेजेस में बॉम्ब फेंके जाते हैं। ब्रूटल रिप्रेशन होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी ये सत्याग्रह को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो लाठी चार्ज करते हैं, जितना भी ब्रूटली वो बन सकते थे वो उन्होंने वो चीज करी, लाठी चार्ज किया। लेकिन स्टिल हमारी जो यूनिटी थी, उसको वो लोग नहीं दबा पाए, हमारे एग्रेशन को वो लोग नहीं दबा पाए। और लास्ट में जाके, यानी जब हम देखते हैं कि हमको फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाता है 1947 में, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, इतने सारे लोगों को मारने के बाद, इतना क्रूशियली लोगों को बीट करने के बाद, इतने सारे इंडियंस के साथ ब्रूटली बिहेव करने के बाद भी, जो हमारी यूनिटी है, वो लोग उस यूनिटी को ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन बाद में क्या होता है, हम जो आगे एक चौरी चौरा मूवमेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद जो उनके द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी ये जो जलियांवाला बाग हुआ था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा, लेकिन फिर बाद में उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप भी कर दिया जाएगा। किसकी वजह से, चौरी चौरा जो मूवमेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको रोक भी दिया हुआ। उस चीज को हम पूरी तरह से पढ़ने वाले बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लेक्चर नंबर 1 और ये जो लेक्चर है वो आप कंप्लीटली देख लेना। मैंने आपको लाइन टू लाइन स्टोरी वाइज सारी चीजें समझा दी हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करोगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सर्च करो सोशल साइंस बाय प्राची मैम, वहां पे आपको इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपको चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, यानी क्वेश्चंस लगाने के लिए, अगर आपको पेपर्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप क्या करोगे, हमारी वेबसाइट पे जाओगे www.eduacademy.co.in पर। वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर सकते हो, और उससे आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। चलो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड गुड बाय टू ऑल।